कृष्ण हरे हरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। वेक्टर का बेसिक्स कैसा लगा वो बता देना। हमने 4 क्लास में हमारा बेसिक्स कंप्लीट किया। बेसिक पूरा वेक्टर कैलकुलस का जो बेसिक था उसमें हमने किसी एक वेक्टर के बारे में पढ़ा। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसके प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीपल, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव और प्रोजेक्शन। हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की। आज हम पढ़ते हैं वेक्टर में, आगे बढ़ते हैं वेक्टर फंक्शन। आज का टॉपिक है वेक्टर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली आज तक आप जो फंक्शन पढ़ते आए हैं वो होता है स्केलर फंक्शन। आपने बोला f एक फंक्शन है, आर स्क्वायर से आर पे एक फंक्शन है। किस तरह? यदि हम f के अंदर x, y को पुट करते हैं तो x प्लस वाई होता है। आपने फंक्शन बोला f r टू r है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये एक स्केलर फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं? स्केलर फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शंस हैं? स्केलर फंक्शंस हैं। यानी कि ऐसे फंक्शंस जहां पे हमें आउटपुट यहां से मिल रहा है। आउटपुट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है हमारा आउटपुट। तो ये क्या कहला रहा है? हमारा स्केलर फंक्शन कहला रहा है। लेकिन यदि मुझे फंक्शन दिया जाए f, मान लिया आर क्यूब, माना एक फंक्शन है f एक्स वाई जेड, आपको इस तरह दिया जाए। फंक्शन की डेफिनेशन देखिए आप, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड के कैप प्लस जेड के ये हो गया जे कैप और ये हो गया जेड के कैप। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पे आउटपुट में हमें जो भी मिल रहा है आई जे के कोफिशिएंट की फॉर्म में मिल रहा है। यानी हम डोमेन में से कुछ भी पुट करेंगे, तो हमें हम पुट तो आर क्यूब से ही कर रहे हैं एक्स वाई जेड, लेकिन हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? वेक्टर से मिल रही है। कोई वेक्टर स्पेस है या सेट ऑफ वेक्टर्स है, कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है, इस तरह से वो हमें वैल्यूज असाइन कर रहा है। तो हम इसे कहेंगे फंक्शन को जब हमें आउटपुट कैसा मिलने लगे? वेक्टर क्वांटिटी मिलने लगे। वेक्टर क्वांटिटी कहाँ पे? हर पॉइंट पे, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के हर पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू हमारी कैसी आए? रेंज में सारे वेक्टर्स आए तो हमारा फंक्शन कैसा कहलाता है? वेक्टर फंक्शन कहलाता है। फंक्शन कैसा कहलाता है? वेक्टर फंक्शन। आपको आई जे के इस टाइप की फॉर्म में मिले तो आपका फंक्शन वेक्टर फंक्शन हो जाता है। और स्केलर फंक्शन की हम यदि बात करें तो स्केलर फंक्शन आउटपुट में हमें स्केलर्स मिलने लगे, स्केलर्स हैं, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है स्केलर फंक्शन। तो आप अब कम से कम फंक्शन को देख के पहचान पाएंगे कौन सा फंक्शन स्केलर है, कौन सा आपका फंक्शन है वो वेक्टर फंक्शन है। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ेंगे, हम वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उस फंक्शन के लिए डोमेन किस तरह निकालते हैं ना, डोमेन कैसे निकालेंगे इस पे भी बात करेंगे हम। किसी वेक्टर फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, उसे इस तरह डिनोट करते हैं वेक्टर फंक्शन को, वेक्टर लगा होता है। तो हम वेक्टर फंक्शन के लिए डोमेन किस तरह निकालेंगे ये भी हम चेक करेंगे। डोमेन, उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब हम चेक करेंगे और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो वेक्टर के बारे में आपको पता लग गया कि कौन सा फंक्शन वेक्टर फंक्शन है एंड कौन सा फंक्शन आपका स्केलर फंक्शन है। ये तो आप अब देख के बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं।
उससे पहले एक बात और कि जब हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो, देखिए कैसे, एक फंक्शन है वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर एक्स वाई जेड बराबर f1 ऑफ एक्स वाई जेड आई कैप प्लस f2 एक्स वाई जेड जे कैप प्लस f3 एक्स वाई जेड के कैप। ये मेरे पास एक फंक्शन है। ये कैसा है? एक फंक्शन है। तो हम ये जो फंक्शंस हैं इसमें क्या होता है, जब हमने फंक्शन में लिखा था एक्स वाई वाई जेड एंड जेड, तो ये वाले जो f1 f2 एंड f3 है ये कैसे होते हैं? स्केलर फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन तो कैसा कहलाता है? वेक्टर फंक्शन है। लेकिन जो f1 है, f2 है एंड f3 है, ये हैं स्केलर फंक्शंस। कैसे हैं? स्केलर फंक्शंस होते हैं और साथ में इन्हें कहते हैं स्केलर कंपोनेंट। क्या कहते हैं? स्केलर कंपोनेंट। इन्हें साथ में कहते हैं हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। देखिए जो f1 है वो आई कैप का कोफिशिएंट है। आई कैप क्या होता है? आई कैप होता है x पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, सॉरी, आई कैप होता है पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। कैसा होता है पॉजिटिव x आई कैप? पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हम f1 को क्या कहेंगे? f1 को कहेंगे कोफिशिएंट या हम कंपोनेंट। क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट इन x एक्सिस डायरेक्शन। क्या कहेंगे? कंपोनेंट इन x एक्सिस डायरेक्शन या कंपोनेंट या हम कहेंगे कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप। आई कैप की डायरेक्शन में कोफिशिएंट क्या है? f1। इसी तरह f2 को कहेंगे जे कैप की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो f2 है एंड f3 को कहेंगे के कैप की डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है। तो जब हमें फंक्शन f1 आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप की फॉर्म में दिया हो तो ये क्या कहलाते हैं? तीनों स्केलर फंक्शंस होते हैं, स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई। जैसे हमने अभी ये फंक्शन लिखा था तो उस फंक्शन में f1 f2 f3 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन की। मैं प्रॉपर वे में ना लिखा के आपको समझा रही हूँ क्योंकि डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती। हाँ, निकालने का हमें पता होना चाहिए कि डोमेन हम किस तरह निकालते हैं, तभी हम आगे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन इनकी हेल्प से ही हम आगे क्वेश्चंस में डील कर पाएंगे, आगे की थ्योरी को समझ पाएंगे। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, हम किसी स्केलर फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। कोई फंक्शन है f ऑफ x, इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम नॉर्मली स्केलर फंक्शन है तो हम क्या बोलेंगे कि fx का डोमेन है, उसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है, किसे है? एक स्केलर फंक्शन है। एक स्केलर फंक्शन है तो हम एक के लिए डोमेन नॉर्मली कैसे निकालते हैं? जैसे 1/x है तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ये इसका डोमेन, बाकी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं तो ये इसका डोमेन हो गया। जैसे 1 में हमें बोल दिया जाए x² - y² एक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा भाई? r² में पूरा होगा, लेकिन नीचे वाली टर्म y बराबर x एंड y बराबर -x पे
जीरो हो रही है तो ये दोनों लाइंस को छोड़ के पूरा आर स्क्वायर इसका डोमेन होगा, हम निकालते हैं। इसके अलावा साइन एक्स, कोस एक्स, इनके भी आपने डोमेन निकाले होंगे। टेन एक्स का इस टाइप से टेन एक्स के डोमेन भी निकालना देखा होगा आपने, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो हमारा मैटर नहीं है, वो रियल की बातें हैं। तो ये क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन है जिसके लिए हम डोमेन निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तीन स्केलर फंक्शंस हैं f1, f2 एंड f3। तो हम क्या निकालें, हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f1 निकालेंगे, डोमेन ऑफ f2 निकालेंगे एंड डोमेन ऑफ f3 निकालेंगे। हमारे पास तीन फंक्शंस हैं f1, f2 एंड f3। हम तीनों के लिए अलग अलग डोमेन निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इन तीनों के लिए डोमेन निकालते हैं। तीनों स्केलर फंक्शंस हैं, नॉर्मल फंक्शंस हैं। अपने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी 2 वाले या 3 वाले तो निकाले ही होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, f1, f2, f3 के लिए डोमेन निकालते हैं। उन्हें हम df1, df2 एंड df3 बोलते हैं। हमें किसका डोमेन निकालना है, हमें डोमेन निकालना है इस f वेक्टर का। f वेक्टर जो हमारा वेक्टर फंक्शन है उसका डोमेन निकालना है। तो उसके लिए हम तीनों स्केलर फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे। तीनों स्केलर फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे एंड उनका इंटरसेक्शन करेंगे, वो होगा हमारा इस फंक्शन का डोमेन। जैसे मान लिया ये हमारा आर स्क्वायर है, फर्स्ट फंक्शन है वो 0, 0 पे प्रॉब्लम कर रहा है, हमने 0, 0 को हटा दिया तो इसके डोमेन में आया हमारे आर स्क्वायर में से 0 हमने हटा दिया। ये क्या हो गया हमारा df1, मान लिया कोई फंक्शन था हमारा, ये हो गया। दूसरा फंक्शन ऐसा था जो y बराबर x पे क्या हो रहा है, y बराबर x पे उसे प्रॉब्लम है, उसके डोमेन में y बराबर x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर में से y वो वाले पॉइंट्स हटा देंगे, y बराबर x वाले, या हम कह सकते हैं x टाइप के जो पॉइंट्स हैं, x बिलोंग्स टू r, ये वाले पॉइंट्स हटा देंगे। तीसरे फंक्शन है उसमें x एक्सिस, उस f3 को x एक्सिस प्रॉब्लम कर रही है, तो हम डोमेन ऑफ f3 है तो उसे हम मान लिया आर स्क्वायर में से हमने हटा दिया x एक्सिस, x वाली टर्म्स हमने हटा दी। x कहाँ है, रियल नंबर में। यानी कि एक फंक्शन को 0, 0 पे प्रॉब्लम थी, एक को y बराबर x पे प्रॉब्लम है, एक को हमें प्रॉब्लम है x एक्सिस पे प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा f फंक्शन है, f के लिए जब हम डोमेन लिखेंगे f वेक्टर के लिए, तो आर स्क्वायर में से अब हम 0, 0 भी हटाएंगे, इसे भी हटाएंगे और इसे भी, तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट हुआ, ये पूरा इधर वाला पार्ट, ये पार्ट, ये लाइन तो नहीं है, और ये पार्ट एंड ये पार्ट हो गया इंटरसेक्शन में। अब देखो 0, 0 तो इस पे भी आ रहा है, तो इसे अलग से हटाने की जरूरत नहीं है, वो इसमें भी आ रही है। तो हम एक तो x एक्सिस को हटा देंगे, क्या हटाएंगे, x एक्सिस हटाएंगे, और एक हटाएंगे y बराबर x लाइन को इसमें से हटा देंगे पूरे आर स्क्वायर में से, तो बाकी बचा जो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हम इस तरह से करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेके हम करने की कोशिश करते हैं। हम आज बिल्कुल वेक्टर फंक्शन के बेसिक पे हैं, बिल्कुल ही बेसिक कर रहे हैं, हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक बातों पे चल रहे हैं। यानी अब आपको ध्यान रखना है कि डोमेन के बारे में, डोमेन हमें क्या करना है, उन तीनों फंक्शंस का डोमेन निकालना है। क्या करेंगे, हम तीनों जो स्केलर फंक्शंस हैं उनका हम डोमेन निकालेंगे, एंड डोमेन निकालने के बाद हम तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमें हमारे वेक्टर फंक्शन का डोमेन मिल जाने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। एफ वेक्टर, मान लिया वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है। पहला है tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x
आई कैप प्लस tan इनवर्स x बाय वाई जे कैप प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कैप। ये हमारे पास है, हमारा एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब इस वेक्टर फंक्शन के लिए हमें डोमेन निकालना है। इस वेक्टर फंक्शन का डोमेन हम निकालते हैं। इस वेक्टर फंक्शन के डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f1, इसे हम बोलेंगे f1 जो आई कैप का कोएफिशिएंट है, इसे बोलेंगे f2, इसे बोलेंगे f3, ठीक है। इसके लिए डोमेन tan इनवर्स x के डोमेन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए डोमेन में क्या होगा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी वहां पे इसे प्रॉब्लम होगी। tan इनवर्स y बाय एक्स को कहाँ दिक्कत है, जहाँ पे x 0 है, इसका मतलब x नॉन जीरो हो, ऐसे x y इसके डोमेन में आ सकते हैं, यानी आर स्क्वायर हमारा जो डोमेन है उसमें आएंगे। देखो डोमेन ऑफ f1 क्या हुआ, डोमेन ऑफ f1 हुआ x कोमा y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, बस x की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। इसी तरह डोमेन ऑफ f2 की बात करें, डोमेन ऑफ f2 क्या होगा, इसमें x कोमा y कहाँ से है, आर स्क्वायर से है, y इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि x बाय y है। डोमेन ऑफ f3, डोमेन ऑफ f3 क्या होगा, डोमेन ऑफ f3 जहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर ना हो, यानी कि y बराबर x एंड माइनस x, तो x कोमा y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x, y इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए। तो या फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर, कंबाइन करके दोनों इक्वेशंस को। तो अब हमें तीनों फंक्शंस के अलग अलग डोमेन मिले, तो अब हम क्या पुट करेंगे, हम देखते हैं ये जो डोमेन है वो आर स्क्वायर से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई कहाँ पे, एक्स कहाँ पे नॉन जीरो होगा, इस लाइन को छोड़ के बाकी पूरे इलाके में वो नॉन जीरो है, यानी इस लाइन को छोड़ दें पूरे आर स्क्वायर में से सिर्फ हम इस लाइन को छोड़ दें तो हमारा x कैसा है, नॉन जीरो, ठीक है। सेकंड फंक्शन के लिए y को नॉन जीरो, सिर्फ हमारा y कैसा हो, नॉन जीरो, ना y नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, तो हमने एक्स एक्सिस को रिमूव कर दिया, इसी तरह y एक्सिस को रिमूव कर दिया। ये दोनों कौन सी लाइंस, ये वाली लाइंस, y बराबर है x एंड y बराबर माइनस एक्स, तो यानी ये दोनों लाइंस भी जहाँ पे ये बराबर होते हैं, ये वाली लाइंस भी हमारी इसमें नहीं आ रही। इन चारों लाइंस को छोड़ के, यानी x y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर x एंड y बराबर माइनस एक्स, यदि इन चारों लाइंस पे से हम पॉइंट ना लें, इसके अलावा पूरे आर स्क्वायर में से कहीं से भी पॉइंट्स लें, तो वो पॉइंट्स हमारे इसके डोमेन के पॉइंट्स बनेंगे और यही हमारा डोमेन हो जाएगा, किसका, f का। क्या हो जाएगा, f का डोमेन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिट की। लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन है f1, हमारे पास फंक्शन वही है f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, हमारे पास ये क्या है, फंक्शन। लिमिट के लिए हम लिमिट निकालेंगे, हमें f वेक्टर की लिमिट निकालनी है। हम क्या करेंगे, इसकी भी लिमिट निकालेंगे, इसकी भी लिमिट निकालेंगे और इसकी भी लिमिट निकालेंगे, तीनों की लिमिट निकालेंगे। f1 की मान लो लिमिट आई l1, इसकी आई l2 एंड इसकी लिमिट आई l3। यदि लिमिट उस जिस पॉइंट पे, मान लिया मुझे x बराबर x नोट पे लिमिट निकालनी है, तो x बराबर x नोट पे यदि f1 की लिमिट l1 आती है, f2 की लिमिट l2 आती है एंड f3 की लिमिट l3 आती है, तो इस f वेक्टर की जो लिमिट है x बराबर x नोट पे क्या आएगी, l1 आई कैप प्लस l2 जे कैप प्लस l3 के कैप, ये हमारी
लिमिट हो जाती है। यानी तीनों कंपोनेंट्स की जो लिमिट आएगी, तीनों कंपोनेंट्स की हम अलग अलग लिमिट निकालेंगे और उन्हें इस तरह लिखेंगे L1 i कैप, L2 j कैप, L3 k कैप। ठीक है, फंक्शन की जगह लिमिट को रख देंगे उसमें। यदि ऐसा होता है any one of them is not exist, यानी यह हो सकता है F1 की लिमिट एग्जिस्ट ना करे या F2 की ना करे या F3 की ना करे, तीनों में से यदि एक की, दो की या तीनों की यदि लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम किसी एक के भी एग्जिस्ट ना करने पे कहेंगे F की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या कहेंगे कि यदि हमारी तीनों में से एक भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यदि तीनों स्केलर फंक्शंस में से किसी एक की भी यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे वेक्टर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एनी वन ऑफ देम f1, f2, f3's limits of f1, f2, f3's are not exist, then we can say limit of f vector at that point does not exist. ओके, ठीक है, ये हमारी बात हुई लिमिट की। अब इसके लिए भी एक हम एग्जांपल करते हैं। तो इसमें तो लिमिट का क्या एग्जांपल बनेगा, तीनों के लिए पॉइंट अलग अलग है, हमें निकालना एक पॉइंट पे पड़ेगा, तो बाकी के लिए दो में तो हमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। तो हम एक नया फंक्शन लेते हैं, तो ये आप नोट कर लें, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। यानी इसके अलावा बाकी जो भी ये पॉइंट्स हैं ना, ये सारे डोमेन के हैं, ये चार लाइंस को छोड़ के ये सभी इसका डोमेन हो रहे हैं, ये पॉइंट सभी डोमेन के हैं। ये जो कट वाली लाइन बनाई गई है ये डोमेन से बाहर है, पूरे आर स्क्वायर में से, एक्स वाई जो प्लेन है उसमें से। और लिमिट के लिए तीनों की लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की जगह रखेंगे L1 i, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। और यदि तीनों में से किसी एक की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहेंगे हमारे वेक्टर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो F1, F2 एग्जिस्ट कर रही है, F3 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो भी हम कहेंगे F की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यानी एग्जिस्ट कब करेगी, जब सभी कंपोनेंट्स की लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल पे, है ना। हम एग्जाम्पल कर रहे थे एफ वेक्टर एक फंक्शन है, एफ उसे हमने मान लिया टी में कन्वर्ट किया है। इस तरह फंक्शन है 1 माइनस का कोस टी बाय टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी रेज टू पावर टी जे कैप प्लस 1 प्लस टी रेज टू पावर टी। एक मिनट, हाँ ये फंक्शन ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं 1/t, इसकी तो फिर लिमिट में दिक्कत ही नहीं है। और ये हो गया k कैप, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये कैसा है, एक फंक्शन है और हमें निकालनी है लिमिट t टेंडिंग टू 0 f वेक्टर t। ये हमें लिमिट फाइंड करनी है कि लिमिट क्या होती है। हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी। अब देखो लिमिट निकालना आपको आना चाहिए कि लिमिट हम कैसे निकालते हैं। ये तो सिंगल वेरिएबल में है, आपको फंक्शन इस टाइप से भी दे सकता है, जैसे आपको दे दिया x प्लस वाई कोस 1/x प्लस वाई। मान लीजिए किसी कंपोनेंट में ऐसे दिया हो तो आपको, और बोला हो x, y टेंड्स टू 0, 0, इसकी भी आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए यदि ये लिमिट निकलना है तो। यानी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपको आना चाहिए लिमिट्स के लिए। तो यहाँ पे तो हमेशा लिमिट्स ज़्यादा निकलवाई नहीं जाएगी, लेकिन बात यदि लिमिट की कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि लिमिट आपको इस तरह की निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से और भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी बन सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं। तो वैसे वेक्टर फंक्शन में हमें लिमिट नहीं पूछी जाएगी। यहाँ तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आरपीएससी वगैरह पूछती है वो थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, या जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सोल्व होने वाले होते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से पुट होते हैं मैं आपको बताती रहूँगी। बाकी ऑब्जेक्टिव है तो वो किसी भी पॉइंट से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हमें लिमिट निकालनी है f1, f2 एंड f3 की। इसकी लिमिट आपको पता होगा 1/2 आती है। किस तरह आती है, यदि लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 माइनस का कोस t बाई टी स्क्वायर 0/0 फॉर्म
तो हम कैसे निकाल देंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव माइनस cos t, cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin t बाई का 2t, फिर इसकी लिमिट तो आप निकाल देंगे, sin t बाई t की 1 होती है और वैसे 1/2 दोबारा से करेंगे तो हम cos t बाई 2 और फिर लिमिट लगाने पे 1/2 इसकी लिमिट इस तरह आती है, यानी इसकी लिमिट आई हमारे पास 1/2। इसकी लिमिट निकालनी है f2 की t टेंडिंग टू 0 t रेज टू पावर t। इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, 0 रेज टू पावर 0 बन रहा है तो हम इसे ओपन करेंगे, e रेज टू पावर लिमिट t टेंडिंग टू 0 t, ये वाला t आगे आता है और ये होता है log t। अब 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनी तो e रेज टू पावर लिमिट t टेंडिंग टू 0, इसे हम करते हैं log t बाय 1/t, एंड अब बनेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसे करेंगे e पे पावर लिमिट t टेंडिंग टू 0 1/t, एंड डेरिवेटिव करने पर 1/t स्क्वायर, और ये आया e पे पावर लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस का t, और 0 लगाने पे e पे पावर 0, लिमिट आई 1, तो यानी इसकी लिमिट आई हमारे पास 1। इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, f3 की लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस t रेज टू पावर 1/t, इसकी लिमिट निकालते हैं t टेंडिंग टू 0 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, इसे ओपन करेंगे, e पे पावर लिमिट t टेंडिंग टू 0 1/t एंड 1 प्लस t माइनस 1 एंड e रेज टू पावर 1, यानी इसकी लिमिट आई हमारे पास e। तीनों की हमने अलग अलग लिमिट ले आई, 1/2 1 एंड e, तो हमारे पास जो लिमिट आया, लिमिट t टेंडिंग टू 0 f वेक्टर ऑफ t बराबर आई हाफ ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस e k कैप, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट के बाद बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, तो वही बात है, हमारे पास f1 f2 f3 तीनों फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे कि यदि तीनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, और यदि तीनों फंक्शंस में से कोई एक सिंगल फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया उस पॉइंट पे तो हमारा वेक्टर फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूअस, लिमिट की तरह ही है। यदि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस, और डिसकॉन्टिन्यूअस एक भी को डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, f1 f2 f3 तीनों कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिसकॉन्टिन्यूअस, continuous या not continuous at that point x बराबर x naught, that is your vector function f vector is not continuous। सेम बात हम डिफरेंशियल भी डिफाइन करेंगे continuous के लिए, एक दूसरा एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं। तो बात हो रही है कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या देखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू, वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं, बाकी इसे हम t को x, y टाइप भी लिख सकते हैं। f वेक्टर t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f t नॉट ये होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस है, और मान लिया इसकी लिमिट t टेंडिंग टू t नॉट, जो हमारा f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, इसकी लिमिट मान ली यदि हमारी फंक्शन वैल्यू f1 एट t नॉट i कैप प्लस f2 t नॉट j कैप प्लस f3 t नॉट k कैप के बराबर होती है, तो ये हो जाता है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यानी लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू के बराबर है, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। किसी एक की भी लिमिट या तो एग्जिस्ट ना करे या फिर इसके बराबर जैसे नहीं हुए उस पॉइंट पे फंक्शन के, किसी एक भी फंक्शन यदि कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो पूरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल है हमारा
मान लिया हमें फंक्शन दिया है एफ वेक्टर टी, 1 माइनस कोस टी बाई टी स्क्वायर, इसके लिमिट हमने अभी निकाली थी आई कैप, प्लस टी माइनस टेन टी माइनस का टेन टी बाय टी क्यूब जे कैप। मान लिया ये हमारा फंक्शन है जब t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t बराबर 0 पे हमें दी है हाफ आई कैप माइनस 1/3 जे कैप। ये वैल्यू हमें दी है, -1/3 दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों के इस फंक्शन के लिमिट निकालेंगे, इसके लिमिट इसके बराबर आ जाए, इसके लिमिट इसके बराबर आ जाए, यानी 1/3 के, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वरना कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे इसकी लिमिट तो अभी हमने निकाली थी 1/2 आई थी, इसकी लिमिट और निकाल के देखते हैं। लिमिट t टेंडिंग टू 0 t माइनस टेन टी बाय टी क्यूब, 0/0 फॉर्म, डेरिवेटिव 1 माइनस टेन टी का क्या होता है सेक स्क्वायर टी अपॉन टी क्यूब टी स्क्वायर, लिमिट t टेंडिंग टू 0, फिर से लिमिट 0/0, फिर हम करेंगे t टेंडिंग टू 0 माइनस 2 सेक स्क्वायर टी का सेक टी, और सेक टी का होता है सेक टी टेन टी, तो सेक स्क्वायर टी टेन टी बाय 6t, फिर से 0/0 फॉर्म टेन टी के लिए, तो क्या हुई लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस 2/6, और नीचे तो लिमिट आ गई 1, वो सॉरी डेरिवेटिव 1, एंड इसका हमें डेरिवेटिव करना है। क्या हुआ सेक स्क्वायर टी टेन टी का सेक के पावर स्क्वायर 4 हो गई टी प्लस टेन टी, सेक स्क्वायर टी का 2 सेक स्क्वायर टी टेन टी, हमारे पास आई लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस का 1/3 सेक स्क्वायर टी कॉमन, सेक स्क्वायर टी प्लस टेन स्क्वायर टी, लिमिट लगाओ 0 पे, सेक स्क्वायर टी की वैल्यू 1, ये 1 एंड ये 0, तो लिमिट आई माइनस का 1/3, लिमिट -1/3 आई, फंक्शन वैल्यू भी 1/3 दे रखी है, -1/3 ही दे रखी है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एट t बराबर 0। यदि मुझे यहाँ पे दे रखा होता +1/3 तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती, लेकिन वैल्यू क्या है बराबर नहीं होती, यहाँ -1/3 यहाँ +1/3, तो फिर हम कहते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो फिर हम क्या कहते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो समझ आया, लिमिट एग्जिस्ट करनी तो जरूरी है ही, जैसे हम देखते हैं, है ना। इसके साथ साथ हमारी लिमिट एग्जिस्ट होने के साथ साथ जो हमें उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है उसके भी बराबर होनी चाहिए, बराबर होती है तो कॉन्टिन्यूअस, बराबर नहीं होती है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन ये हो गया। बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी भी सेम है, यदि तीनों कंपोनेंट f1 f2 f3 डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, तीनों कंपोनेंट डिफरेंशिएबल हैं उस पॉइंट पे, तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन हम निकालते हैं स्केलर फंक्शन के लिए सेम कंडीशन रहती है, यदि तीनों अलग अलग डिफरेंशिएबल है तो हमारा वेक्टर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि तीनों में से एक भी डिफरेंशिएबल नहीं हो तो हमारा ये जो वेक्टर फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। जो इसे भी लिखते हैं, पहले एग्जांपल आप कर लीजिए। तो बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो कोई फंक्शन है वेक्टर फंक्शन, ये क्या कब डिफरेंशिएबल है, जैसे डिफरेंशिएबल है t बराबर t नॉट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है t टेंडिंग टू t नॉट f ऑफ t माइनस f ऑफ t नॉट अपॉन t माइनस t नॉट, ये कैसी करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट कैसी, फाइनाइटली, यही कहते हैं हम नॉर्मली। तो
नॉर्मल डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इस ऐसी लिमिट को क्या करें, इस लिमिट को एग्जिस्ट करें फाइनाइटली। और यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है तो हमने फंक्शन को वेक्टर फंक्शन ले लिया। तो अब इस वेक्टर फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू t नॉट, यहाँ पे आएगा f1 आई कैप और यहाँ पे आएगा माइनस का f1 t नॉट आई कैप। इसे इस तरह लिख सकते हैं, f1 t माइनस f1 t नॉट बाय t माइनस t नॉट। आई कैप वाली टर्म हो गई। जे कैप की टर्म हम इस तरह लिखेंगे, f2t माइनस f2t नॉट बाय t माइनस t नॉट। जे कैप प्लस f3t माइनस f3t नॉट अपॉन t माइनस t नॉट। और ये टर्म कैसी हो गई, k कैप की। यानी इन तीनों के लिए यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। तीनों के लिए लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है f1, f2 एंड f3 तीनों के तीनों कैसे हो, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है f1, f2 एंड f3 तीनों कैसे हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमारा इफ एंड ओनली इफ है, यदि ये डिफरेंशिएबल है तो f डिफरेंशिएबल है, और यदि f वेक्टर डिफरेंशिएबल है तो तीनों के तीनों डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये हमारी बातें हैं। यदि ऑल कंपोनेंट्स आर डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड वन ऑफ देम आर नॉट डिफरेंशिएबल देन वेक्टर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, f फंक्शन है ft, एक है हमारे पास cos t आई कैप प्लस t मोड t j कैप t मोड t, ठीक है, प्लस sec t j कैप। तीनों फंक्शंस t बराबर एट t बराबर 0, तीनों कंपोनेंट्स कैसे हैं हमारे, डिफरेंशिएबल है। cos t को कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 पे, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे, t बराबर 0 पे। सो जो ft है t बराबर 0 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। एंड अनदर एग्जांपल की बात करें, यदि हमारे पास एक फंक्शन है हमारा f वेक्टर x, मान लिया f वेक्टर x का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, और फंक्शन है हमारा sin मोड x आई कैप प्लस cos मोड x j कैप प्लस x मोड x, ये फंक्शन है k कैप। इस फंक्शन की बात करें t बराबर 0 पे, ये कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों है नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि sin मोड x है, जो हमारा sin मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ये फंक्शन हमारा x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि x के एक तरफ तो फंक्शन को कैसा होता है, पॉजिटिव, इस तरह से चलता है ये फंक्शन, है ना, साइन वाला। लेकिन जब नेगेटिव साइड में लेंगे तो साइन माइनस एक्स होगा, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये नेगेटिव फंक्शन फिर से इस तरह के फॉर्म में इस तरह चलेगा, साइन मोड एक्स का ग्राफ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं, हम स्मूथ फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जिसके कारण ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ये डिफरेंशिएबल है, बस साइन मोड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट खुद से भी कर सकते हैं।
हमें और भी फंक्शंस मिल सकते हैं, जैसे एक फंक्शन है हमारे पास, आप लिखें जैसे, देख एक सेकेंड, जैसे ये फंक्शन है हमारा टू वेरिएबल है एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप, प्लस एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। टू वेरिएबल में है एक्स एंड वाई में, एंड जीरो वेक्टर है जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, जब x कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 एंड x कोमा वाई बराबर 0,0। तो ये फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्यों, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता है, सेकंड पार्ट f2, लेकिन जो f1 है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों, देखो हम जब टू वेरिएबल में बात करते हैं, मान लो मुझे 0,0 पे आना है किसी पॉइंट से, तो मैं किसी भी पाथ से आ सकती हूँ, हमेशा यदि लिमिट सेम होती है तो हम बोलते हैं, यदि इस पॉइंट से कोई x, y पॉइंट से मैं x 0,0 पे लिमिट निकालनी है, 0,0 पे किसी भी पाथ से आऊं, तो हो सकता है मैं पूरे इस तरह घूम के जाऊं, किसी भी पाथ से यदि मैं चाहूं, तो हर पाथ से मेरी जो लिमिट है वो सेम आनी चाहिए। यदि लिमिट सेम नहीं आती है तो हम बोलते हैं कैसा, इसे हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब यदि इस फंक्शन के लिए हम y बराबर mx से हम 0,0 पे आ रहे हैं, y बराबर mx, इस टाइप से बहुत सारी m की वैल्यू चेंज होगी, बहुत सारी लाइन्स हैं, बहुत सारे पाथ हैं। y बराबर mx लाइन से यदि हम इस पे आते हैं तो ये क्या होगा, x, और क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x mx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस पाथ से तो लिमिट क्या होगी, एक x से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 ये हो जाए, और जब हम एक x हमारे पास बचेगा तो लिमिट आ गई 0। हम फिर अनोदर पाथ से जाते हैं, किसी एक और अनोदर पाथ से यदि हम जाते हैं, और वहां से यदि हम कोशिश करें, यदि हम ले लें m बराबर रूट में ले लें y बराबर m रूट x, कुछ इस टाइप से यदि हम फंक्शन ले लें, तो देखो क्या होता है, x m रूट x, यदि हम इस टाइप का कोई पाथ लें तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स, और फिर हम एक रूट एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस एम स्क्वायर, कुछ इस टाइप से फंक्शन बचेगा। फिर से यदि हम लिमिट लगाएं तो इसकी लिमिट हमारी 0 आ जाएगी, x बराबर 0 पे। फिर हम एक किसी और अनोदर पाथ से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम इस तरह बहुत सारे पाथों से यदि हम निकालते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मेथड है ये, तो यदि हम बहुत सारे पाथ से इनकी वैल्यू निकालते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, जीरो वेक्टर का मतलब है 0 i कैप प्लस 0 j कैप, तो यदि हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मान लिया लिमिट कैसी आ जाए, लिमिट हमारी इसकी एग्जिस्ट कर जाए, कैसी एग्जिस्ट कर गई, जीरो फैक्टर, मतलब जीरो इसकी लिमिट आ रही है, मान लिया, ठीक है, इसकी लिमिट तो हमारी 0 आ रही है। हम और भी बहुत सारे पाथ से, जनरल मेथड से जब हम करेंगे, लिमिट आ गई इसकी 0, लेकिन जब हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव की बात करेंगे ना, हम जब इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो डेरिवेटिव में हमें लिमिट निकालनी होगी एफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट, ठीक है।
अपॉन टी माइनस टी नॉट। तो हमें क्या करना होगा, इस लिमिट को निकालना होगा डेरिवेटिव के लिए। अब हमने चेक किया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, 0 के बराबर है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, हमें क्या चेक करना है, डेरिवेटिव। अब हमें ये लिमिट निकालनी है, लिमिट आ गई हमारी 0, एफ टी या जो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ये वाला फंक्शन तो 0 जी इस वाले पॉइंट पे, टी की वैल्यू क्या हो गई, हम लिमिट लगाएं x से, टी वाली वैल्यू हो गई x वाली, x माइनस और टी नॉट है हमारा 0, क्योंकि अब हम x के लिए डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x लेंगे, y के लिए कर रहे हैं तो y, और यदि दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगी हमारी लिमिट तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, x के रेस्पेक्ट भी हो पार्शियल डेरिवेटिव और y के लिए भी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिमिट निकालते हैं। मान लो x के लिए कर रहे हैं तो x से x कटा, y होगा तो y से y कटेगा, और फिर हम y बराबर mx पाथ से जब जाएंगे तो हमें y बराबर mx पाथ से जाएंगे तो m अपॉन बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर, क्या बचेगा, m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर। हम x के लिए करें या y के लिए, तो दोनों में जो लिमिट है, x की रोल तो खत्म हो गया x और y का, तो जो हम x और y को 0 पे ले जा रहे थे ये रोल तो हमारा खत्म हो गया। अब सिर्फ लिमिट है वो m पे m पे डिपेंड कर रही है। यदि हम बार बार m की वैल्यू को चेंज करेंगे, अलग अलग पाथ से जाएंगे तो ये वैल्यू तो चेंज होगी, ये वैल्यू तो चेंज होगी, तो इसका मतलब लिमिट हमारी इस फंक्शन की जो हमने लिमिट निकाली है, इसकी जो हमने लिमिट निकाली है ये कैसी है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, एग्जिस्ट तो कर रही है, यूनिकली एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट तो तभी करती है ना कि जब वो यूनिक हो, हर पाथ के लिए अलग अलग लिमिट आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे जा रही है बार बार, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये वाली, तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पूरा फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये हमने कैसे किया, ये सिंगल वेरिएबल में होता तो हम ये वाली टर्म यूज करते, अब ये कैसे में है, डबल वेरिएबल में है, तो हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए क्या किया, x और डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक की, कॉन्टिन्यूअस तो ये हो जाएगा फंक्शन, हर बार हमें अलग अलग, हमने 2-3 बार चेक करें 0 आ रही है उसकी लिमिट, और जब जनरल मेथड से करेंगे तो भी ये लिमिट 0 ही आएगी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में है तो एक बार x के लिए एक बार y के लिए, दोनों के लिए करेंगे तो हमें लिमिट इस तरह बनेगी, किस पाथ के लिए, y बराबर mx पाथ के लिए, तो लिमिट m पे डिपेंड कर रही है तो हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वेक्टर से थोड़ा हट के टॉपिक हो गया ये, तो थोड़ी अलग बातें हो गई। देखो पार्शियल डेरिवेटिव पे हम अभी बात करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको ध्यान में रखनी, थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि वेक्टर पढ़ने से पहले रियल हम पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ले जाके ये बता दिया, क्योंकि इसकी लिमिट आप जनरल मेथड से तो मैंने बताया भी नहीं है किस तरह करेंगे, जनरल मेथड से हम इसकी लिमिट किस तरह निकालेंगे। तो सिर्फ एक फंक्शन पे बात की जो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, है ना, सिर्फ इस वाले फंक्शन के लिए हमने बात भी नहीं की है अभी। तो हम चलो अपने टॉपिक पे ही आते हैं, वेक्टर वाले पे वापस, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मौका मिले तो पढ़ना, अच्छा टॉपिक है ये भी, इससे तो क्वेश्चन आता ही नेट के एग्जाम में, तो नेट में तो हमेशा आता ही है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं ये सारी चीजें। वेक्टर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ये सारी चीजें पूछी जाते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए थोड़ा थोड़ा याद, कुछ लोगों का पढ़ा हुआ होगा तो उन्हें याद आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसी वेक्टर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव पे। अभी तक हम मोस्टली जो एग्जाम्पल ले रहे थे एफ ऑफ टी, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया टी के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा। अब जो हमने लास्ट एग्जाम्पल अभी देखा 2 वेरिएबल वाला, सेवरल वेरिएबल में जो हम बोल रहे थे, जो हमें फंक्शन मिला है यदि x, y टाइप का, तो हमें f1 भी होगा x, y i कैप प्लस f2 x, y j कैप प्लस f3 x, y k कैप, इस टाइप का फंक्शन है।
तो अब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव के लिए बोला जाए तो हम सोचेंगे x के लिए करना है, y के लिए करना है। डेरिवेटिव का मतलब हो गया x और y के लिए। यदि हम अलग अलग करें, यदि मैं इसे लिखूं डेल f बाय डेल x, तो ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। यदि डेल f बाय डेल y लिखें तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। हो सकता है x y z का फंक्शन होता तो हम डेल f बाय डेल z भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट x नोट कोमा y नोट पे निकालना है। हम करते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम h टेंडिंग टू 0 f x नोट प्लस h कोमा y नोट माइनस f x नोट कोमा y नोट अपॉन में h। ये हमारी लिमिट निकालते हैं। यदि ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। किस पॉइंट पे, x नोट कोमा y नोट पे। और y के लिए करें तो सेम प्रोसेस y के लिए होगा, यहाँ पे डेल बाय डेल y, और ये जो h है उसे हम y नोट में ऐड करेंगे x नोट की जगह। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं डेल f बाय डेल x एट x नोट कोमा y नोट को हम इन्हें अलग अलग ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल f1 बाय डेल x आई कैप। किस पॉइंट पे, पॉइंट होगा x नोट कोमा y नोट आई कैप, प्लस डेल f2 बाय डेल x नोट कोमा y नोट जे कैप, प्लस डेल f3 बाय डेल x नोट कोमा y नोट एट k कैप। क्या हो गया, k कैप। तो इस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि हम तीनों का अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और इस तरह लिखेंगे तो वो हमारी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, यदि तीनों में से एक भी एग्जिस्ट ना करें, यदि तीनों में से सिंगल एक भी एग्जिस्ट ना करे तो ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यदि तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो ये भी एग्जिस्ट करेगा 101%। इसी तरह y के लिए हम करेंगे, इसी तरह z के लिए। आपने पार्शियल डेरिवेटिव भी सेपरेट डेरिवेटिव पढ़ लिया होगा। यहाँ से हमें निकल के आता है इम्पोर्टेंट बात, यहाँ हमारे एग्जाम्पल में जो हमें याद रखनी है और डायरेक्ट हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। कैसे, यदि r वेक्टर मुझे दिया है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये सारी बातें हम करेंगे। यदि हम डेल r वेक्टर का कर रहे हैं डेल x के रेस्पेक्ट तो मुझे मिलेगा i कैप, याद रखनी है ये i कैप। डेल r वेक्टर का y के रेस्पेक्ट, डेल r वेक्टर का यदि डेल y के रेस्पेक्ट तो j कैप, इसी तरह डेल r वेक्टर का डेल z के रेस्पेक्ट तो k कैप। तीनों आपको याद रखना। कैसे, आप समझ लीजिए x के रेस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो i कैप, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसका x के रेस्पेक्ट में 1, इसका 0, इसका 0, तो 1 i कैप प्लस 0 k j कैप प्लस 0 k कैप, तो i कैप। इसी तरह y के लिए करेंगे तो इसका y के रेस्पेक्ट, इसके y के रेस्पेक्ट, इसका y के रेस्पेक्ट, तो 0 1 0 तो 1 j कैप, इसी तरह इसका k कैप। अब यदि आपको ये लिखा हो डेल r बाय डेल x, इसका होगा x बाय r। इस r पे वेक्टर है, इस r पे वेक्टर नहीं है, r पे वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये r है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब ये एक स्केलर फंक्शन हो गया हमारा, उसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, जैसे x के रेस्पेक्ट में करना है डेल r बाय डेल x, तो हम क्या करेंगे 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में यहाँ से 1/2 भी आएगा, पावर आगे 1/2 माइनस 1 होगी, पावर नीचे आ गया, और फिर x स्क्वायर का 2x,
तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, x और ये वाली टर्म हमारी बनी r, x बाई आर। इसी तरह डेल r बाय डेल y बराबर y बाय आर और डेल डेल r बाय डेल z होगा हमारा z बाय r। ये 6 टर्म्स आपको याद रखनी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें भी काम आएंगी, सारी चीज़ें ठीक है। डेफिनेशन ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इसका आगे। आर वेक्टर लगा है तो आई जे के होंगे, और यदि वेक्टर नहीं लगा तो एक्स बाय आर, वाई बाय आर एंड जेड बाय आर। ध्यान देने की बात है, वेक्टर फंक्शन का वेक्टर ही आता है डेरिवेटिव, ये स्केलर फंक्शन का स्केलर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप डेरिवेटिव करना चाहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। अलग से क्या लें, ऊपर ही लिख देते हैं। एक फंक्शन जिसका आपको एक्स वाई जेड, एक्स और वाई में देते हैं, चलो एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो आप खुद से फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगी। जैसे एक क्वेश्चन है, आप अपने आप से करेंगे, एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। दोनों का थोड़ा सेम सेम सही होगा, है ना। तो आपको करना क्या, आपको निकालना है डेल एफ वेक्टर बाय डेल एक्स, एंड आपको निकालना है डेल एफ वेक्टर बाय डेल वाई। ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर उन्हें आई और जे की टर्म में लिखेंगे। वाई निकालने के लिए इसका वाई के रेस्पेक्ट, इसका वाई के रेस्पेक्ट, जैसे नॉर्मल करते आए होंगे आप, आज आपने पहले किया होगा। जब x के रेस्पेक्ट इसका करते हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, y के रेस्पेक्ट करते हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, उसी तरह करना है। इसी तरह हम इसका करेंगे, आपको ये क्वेश्चन करना है। होमवर्क है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वेक्टर फंक्शन की बातें समझ आ गई, तो ये क्वेश्चन नोट कर लें। ये तो जनरल बातें थी, नॉर्मल बातें थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में किसी वेक्टर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पूरे रिजल्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सभी पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन बता देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।